नमस्कार साथियों, मैं पीयूष कुमार सिंह पीआर पंकज सिंह चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो उसकी आज थर्ड क्लास में आपके सामने लेकर के आया हूं, जिनमें मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चंस जो लगभग एग्जाम में आए हुए हैं उनका एक एक करके मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा, आपको बताऊंगा भी कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्लास थर्ड है आज मैकेनिक्स की। मैंने वो सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करी हैं जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में ज़रूरी है। तो इस ईयर की ये आखिरी क्लास और नए ईयर से हम नए जोश के साथ में, नए ऊर्जा के साथ में, नई उत्तेजना के साथ में आपके सामने मुखातिब होंगे। तो जैसे मैं आपको पता है कि मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं। तो वसीम साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि उसूलों पर जहां आँच आए तो फिर टकराना ज़रूरी है। उसूलों पर जहां आँच आए तो फिर टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो अगर आप जिंदा हैं मतलब आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर ईमानदार हैं, कोशिशें आपकी जारी हैं, जीवित हैं, संजीदा हैं, तो आप कोशिश करिए। जीवन में आपको सफलता कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक दिन जरूर मिलेगी, लेकिन आप कोशिश करने की ढिलवाही मत कीजिए। कहीं किसी स्तर पर आप कोशिश में जरा सी भी लापरवाही ना करें, ठीक है। अपने स्तर से आप भरपूर भरसक प्रयास करिए। जीवन में सब कुछ आपको हासिल होगा जो कुछ भी आपको हासिल करना है। मेरा यही कहना है कि आप सभी मेहनत से पढ़िए, एक सीक्वेंसली से पढ़िए, एक तरीके से पढ़िए, एक कॉन्सेप्ट से पढ़िए, ठीक है। ये नहीं कि आप 10 दिन पढ़ लिए फिर आपका मन नहीं लग रहा है फिर आप छोड़ देंगे पढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंस लाइफ में बहुत जरूरी है, धैर्य जीवन में बहुत जरूरी है, और जब तक धैर्य नहीं होगा आप सफलता का आनंद भी नहीं ले पाओगे। चलिए देखते हैं मैकेनिक्स की पार्ट। तो मैं कल हल्का सा मैं बता रहा था वृत्तीय गति के बारे में। वृत्तीय गति में जो बल लगते हैं, जो उस वृत्तीय गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके बारे में आपको डिस्कस करा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने कल आपके सामने डिस्कस किया था वृत्तीय गति, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है, वृत्तीय गति। तो जब भी कोई गति इस तरह से होती है कि उसमें से जो चलने वाला कण है वो किसी बिंदु को केंद्र मान लेता है और उसके चारों ओर वो गति करता रहता है, तो इस गति को मैं क्या बोलूंगा? इस गति को बोलूंगा वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। अगर वो कण जो चल रहा है वो एक समान सा चाल से चलेगा, अगर उसकी चाल कैसी है, एक समान चाल है, तो हम वृत्तीय गति को बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्लियर? अब देखो, अगर वृत्तीय गति में कोई पिंड चल रहा है m द्रव्यमान का, तो दिशा कैसे निकालते हैं? हमने कहा कि जब भी कोई कर्व पथ पे चलता है, जब भी कोई सर्कुलर पथ पे चल रहा है, तो एक सर्कुलर एक कर्व है, एक वक्र पर चल रहा है, तो वक्र पर जब भी कोई चलती है चीज तो उसकी दिशा कैसे चलती है? ये स्पर्श रेखीय दिशा में चलता है। स्पर्श रेखीय दिशा में उसकी वेग की दिशा होती है। किस दिशा में? स्पर्श रेखीय दिशा में। तो कण कुछ देर के बाद यहां पहुंचेगा, अब दिशा कैसी हो जाएगी? ये स्पर्श रेखीय। कुछ देर के बाद कण यहां पहुंचेगा तो वेग की दिशा किधर हो जाएगी? इधर। कुछ देर के बाद इधर। तो लगातार आप देख पा रहे हो कि वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। हमें पता है कि वेग कैसी राशि है? वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि ये परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर कर रही है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्वेश्चन पूछते कहां से हैं कि एक समान वृत्तीय गति, कैसी गति? एक समान वृत्तीय गति क्या त्वरित हो सकती है? क्या उसमें त्वरण उत्पन्न हो सकता है? जी हां, बिल्कुल उत्पन्न हो सकता है। पता है कैसे? देखिएगा, मैंने कहा वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है जो परिमाण के साथ साथ में दिशा पर भी निर्भर करती है। तो मैं लाख कहूं कि जो इसकी गति है वो 5 मीटर पर सेकंड है और पूरे वृत्त के दौरान यही है। लेकिन एक बात बताओ आप कि हर जगह क्या वृत्त की दिशा की नहीं चेंज हो रही है? जो वेग की दिशा है वो हर बिंदु पर चेंज हो रही है। तो दिशा के परिवर्तन के कारण वेग परिवर्तन हो रहा है। परिमाण भले ही कांस्टेंट है लेकिन दिशा में परिवर्तन हो रहा है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वेग बदल रहा है। जब वेग बदल रहा है तो क्या कहूंगा मैं कि वृत्तीय गति में वेग परिवर्तन हो रहा है। और वेग परिवर्तन को ही हम बचपन से जानते हैं, क्या कहते हैं? त्वरण। यानी कि एक समान वृत्तीय गति भी होगी तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है वृत्तीय बिंदु पर, हर जगह पर, हर लगातार।
ये क्लियर हुआ कि एक समान वृत्तीय गति होगी तो भी वो त्वरित हो सकती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होती रहती है। अब मैं बताना क्या चाह रहा था, इससे क्वेश्चन कहां से आते हैं एक वृत्तीय गति से, इस पे दो बल काम करते हैं। दो बल कौन से काम करते हैं? पहला बल काम करता है इसमें अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, ठीक है। और दूसरा बल काम करता है अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। दरअसल में ये आभासी बल होता है या छद्म बल होता है, ठीक है। आभासी बल या फिर छद्म बल होता है, ये एक्चुअली में लगता नहीं है, ठीक है, छद्म बल। ये क्लियर हुआ। चलिए हम देखते हैं कि अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल में अंतर क्या होता है। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि बचपन में जब आप खेलते थे तो आपने क्या किया था, एक डोरी ले ली थी, उसको अपनी उंगली में फंसा लिया था। उंगली के एक किनारे से आपने उसको डोरी को फंसा लिया और रस्सी के दूसरे किनारे से आपने एक पत्थर का गुटका बांध लिया। अब आप उसको उंगली से नचा रहे हो ना। लेकिन आपकी कोशिश क्या रहती थी? आपकी कोशिश ये रहती थी कि मैं रस्सी को ताने रहूं, रस्सी के अंदर तनाव उत्पन्न करता रहूं, जिससे वो अपनी तरफ खींच रहूं, ताकि मैं जिधर चाह रहा हूं उसको आसानी से घुमा सकूं। यानी कि आपने क्या किया, आपने रस्सी को अपनी भीतर केंद्र की तरफ खींचने का प्रयास किया, ताकि जो तनाव उत्पन्न हो सके वो तनाव क्या करे, अभिकेंद्र बल प्रोवाइड कर सके, जिससे कि गुटका आसानी से पूरे वृत्त में घूम सके। आप देखते थे कि जैसे ही आप बल कम करो तो वो क्या होता है, लिपट जाता है, आपकी उंगली में ही क्यों लिपट जाए, और जैसे ही आपकी उंगली से रस्सी छूटेगी तो उसी वृत्ताकार पथ से वो स्पर्श रेखा दिशा में क्या होता है, निकल जाता है। ये पढ़ा था आपने, ठीक है, ये प्रैक्टिकल किया था। तो हमने क्या सीखा कि जब भी कोई पिंड किसी वृत्तीय गति में गति करेगा तो उस वृत्तीय गति को दोहराने के लिए, उस वृत्तीय गति को करने के लिए एक जरूरी बल की आवश्यकता होती है, जिसे मैं अभिकेंद्र बल कहता हूं। इसकी दिशा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और यह त्वरण कैसा है, यह दरअसल में अभिकेंद्र त्वरण है। त्वरण कैसा है, अभिकेंद्र, क्योंकि इसकी दिशा किधर है, केंद्र की ओर। जब त्वरण उत्पन्न हो गया तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं बल की भी आवश्यकता है। तो जब भी कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करेगा तो एक जरूरी बल की आवश्यकता होती है, वो होता है अभिकेंद्र बल। इसकी दिशा हमेशा सेंटर की तरफ होती है। किधर होगा, हमेशा सेंटर की तरफ, हमेशा केंद्र की ओर, ठीक है। तो ये समझ गया बात कि जब भी कोई पिंड या कण या वस्तु एक समान वृत्तीय गति करेगी या वृत्तीय गति ही करेगी तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा, जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहेंगे, और एक बल उत्पन्न होगा जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, इसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब मैं एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूं कैसे कैसे चीजें होती हैं। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं, बताते हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता रहा हूं, ठीक है। कुछ भी मैं आलतू फालतू नहीं बता रहा हूं कि ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। मैं वो चीजें आपके डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने कहा कि सपोज दैट कि पहला एग्जांपल अभिकेंद्र बल पर क्या आता है, जिसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स भी कहते हैं। अभिकेंद्र बल, अब तो क्वेश्चंस अंग्रेजी में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी आवश्यक हो जाती है। अभिकेंद्र बल क्या है, ठीक है। देखो मेरी बात समझो आप, कि हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे पढ़ने की आदत डाल लेते हैं कि ये पढ़ लो एग्जाम में, ये ऐसा नहीं। सीक्वेंसली अब तक आप नहीं पढ़ोगे 2-3 महीने तक, तब तक आप एग्जाम्स आते रहेंगे, आपकी छोटी छोटी गलतियां होती रहेंगी, आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होते रहोगे। आप एक लगन के साथ में कम से कम एक बार सिलेबस तो कंप्लीट करो, फिर जितने साल एग्जाम देना है दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पहली चीज और आखिरी चीज कि आप एक बार सिलेबस कंप्लीट तो करो, आपको चीजें पता तो हो। क्लियर? तो अभिकेंद्र बल क्या होता है दरअसल में, तो आपने देखा होगा, आप कभी जाते थे प्रदर्शनी, कहां गए कभी, प्रदर्शनी, तो वहां पर एक मौत के कुआं वाला खेल देखा होगा ना, मौत के कुआं का खेल देखा होगा आपने, क्योंकि एक ड्राइवर है वो मोटरसाइकिल लिए हुए है और वो मोटरसाइकिल से क्या कर रहा है, उस वृत्तीय कुआं में नीचे उतर रहा है और गिर नहीं रहा है। देखा है आपने? तो वो क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्योंकि जो पहिए और
वहां की जो खांचे बने हुए उस कुएं में, उसके बीच में घर्षण बल काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल की वजह से मिल गया। चलो छोड़ो ये एग्जांपल छोड़ो। अगर आप कभी सुबह सुबह साइकिल चलाते थे तो आपने देखा होगा अंधा मोड़ पड़ता है, ठीक है, ठीक है, ब्लाइंड डाइवर्जन पड़ता है, ठीक है। आप किसी मोड़ पर ऐसे मुड़ते हो तो झुक जाते हो हल्का साइकिल जाते हुए, क्यों? क्योंकि ताकि झुकने से क्या होगा, झुकने से क्या होगा, जो घर्षण बल लग रहा है किसके बीच में, आपके साइकिल के टायर और रोड के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है वही आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है आपको, ठीक है। यानी जब भी आप किसी वक्री पथ पर मुड़ोगे तो यह जरूरी है कि आपको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होनी पड़ेगी। क्लियर? तो जब भी आप किसी मोड़ पर मुड़ते हो, मोड़ पर मुड़ना किसका उदाहरण है, ये हमेशा एक अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। जब तक आप अच्छा देखा होगा आपने, जब कभी कभी बारिश हो जाती है सुबह सुबह या दोपहर में या शाम को, आप साइकिल से निकलो, उसी मोड़ पर जिस पे आप स्टाइल से मुड़ते थे, अब वहां पर स्टाइल से नहीं मुड़ सकते हो, बड़ी सावधानी से मुड़ना होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि साइकिल के बीच में जो टायर और रोड के बीच में जो घर्षण बल है वो स्लिपी हो गया है, स्लिप हो जाएगा, यानी कि घर्षण बल कम हो जाएगा। अगर आप अब स्टाइल दिखाए वहां पर तो आप गिर जाने की संभावना आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जिधर मुड़ रहे हो उधर खाई होगी, रोड के बगल कुछ भी होगा, वहां आप अचानक से गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि घर्षण बल न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अभिकेंद्र बल जितना रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पाएगा। क्लियर? अच्छा, आपने देखा होगा कि सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो ग्रहों की गति क्यों आधारित है, तो ग्रहों की गति इसलिए आधारित है क्योंकि सूर्य हर ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो वस्तु या वो पिंड या वो गैलेक्सी या वो बॉडी वो सूर्य के चारों ओर क्या रही है, चक्कर लगा रही है, ठीक है। आपने देखा होगा क्या, जैसे पृथ्वी की गति किसका उदाहरण है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति कैसी है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर गति कैसी होती है, अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। अगर अभिकेंद्र बल शून्य हो जाएगा तो उसमें पूछते हैं कि कौन से बल की वजह से अभिकेंद्र बल मिल रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। यहां पर आप मोड़ पर मुड़ रहे हो तो घर्षण बल लग रहा है। मौत के कुएं का खेल घर्षण बल के कारण जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो घर्षण बल दे रहा है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर? अच्छा, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन, आपने छोटे से पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बंद बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, लेकिन नाभिक में कभी गिरता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि नाभिक और उनके बीच में जो वैद्युत आकर्षण बल काम कर रहा है। क्योंकि आपने पढ़ा है न्यूक्लियन, नाभिक के अंदर न्यूक्लियन पाए जाते हैं, ठीक है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन को वैद्युत आकर्षण बल की वजह से मिल जाता है और वो लगातार चक्कर लगाता रहता है, कभी बाहर नहीं आता या फिर नाभिक में गिरता नहीं है, ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति किसका उदाहरण है, ये अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। तो आप हमेशा याद रखना कि अभिकेंद्र बल की दिशा हमेशा किधर होती है, सेंटर की तरफ होती है, हमेशा केंद्र की तरफ होती है, ये याद रहेगा। और अभिकेंद्र बल, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, F = mv²/r, ठीक है। अगर r त्रिज्या का कोई वृत्तीय पथ है, ठीक है, और इसमें कोई पिंड है, वो v वेग से गति कर रहा है। किस वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, और पिंड का द्रव्यमान m है, तो आकर्षण बल किधर कैसे कितना काम करेगा, इस पर आकर्षण बल F वो काम करेगा F = mv²/r। चलिए हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर, ठीक है, तो आपको बातें और आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और बल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन अभिकेंद्र बल पर, ठीक है। फिर इसके बाद में अपकेंद्र बल बताऊंगा वो क्या होता है, उस पर कभी न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सपोज दैट कि कहा कि
एक आपके पास वृत्तीय पथ है, ठीक है, उसमें त्रिज्या जो दे रखी है वो सपोज किया कि 5 मीटर दे रखी है, ठीक है, कितना है 5 मीटर, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब मैंने मान लिया कि जो द्रव्यमान है इसका है वो 15 किलोग्राम का पिंड है, ठीक है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है, किस वेग से चक्कर लगा रहा है, v का मान क्या है, v का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो बताओ कि अभिकेंद्र त्वरण क्या होगा या फिर अभिकेंद्र बल क्या होगा, ठीक है। तो मैंने कहा अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है, ये निकालो आप, ठीक है। अल्फा क्या निकालना है, अल्फा क्या निकालना है, अल्फा, अभिकेंद्र त्वरण अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरा आपसे मैंने पूछा कि अभिकेंद्र बल निकालो, ये क्या होगा, F बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स या इसको CF भी कहते हैं। तो आप जानते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, उससे पहले अल्फा देखो क्या होगा। तो अल्फा इक्वल, मुझे पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, ma, ठीक है, m, और मैंने बताया था अभी v स्क्वायर अपॉन r होता है, इसका मतलब a, यानी a नहीं यहां पर अल्फा है, क्या है, अल्फा है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन r होती है। किस वेग से गति कर रहा है, तो वेग आपने कहा 10 का स्क्वायर 100 अपॉन r क्या है, r है 5, यानी कि 5 20 100, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या आ गया, उसका अभिकेंद्र त्वरण आ गया। याद रहेगा, याद रहेगा। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण होता है v स्क्वायर अपॉन r। v क्या है, वेलोसिटी यानी कि वेग, r क्या है, उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। याद रहेगा। अब मैंने कहा कि अभिकेंद्र बल क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, m अल्फा यानी कि mv स्क्वायर अपॉन r। तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू आपने कही कि 15 किलोग्राम है, ठीक है। v स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, r कितना है 5, 5 दिया 15, यानी कि 300, और बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। ये क्लियर रहेगा आपका, ठीक है। अभिकेंद्र त्वरण क्या आ गया आपके सामने, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अभिकेंद्र बल क्या होगा 300 न्यूटन। किधर, केंद्र की ओर, किधर लगेगा ये, केंद्र की ओर। ये क्लियर हुआ, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए देखते हैं हम अपकेंद्र बल की ओर पढ़ते हैं। अपकेंद्र बल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसको ही हम आभासी बल बोलते हैं। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि हम किसे आभासी बल या छद्म बल कहते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। ये आभासी बल या छद्म बल होता है। इसको हम कभी कभी फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, सियस फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वहां था अभिकेंद्र, अभि मतलब उसकी ओर, अभि मतलब उसकी तरफ, केंद्र मतलब केंद्र की तरफ, अभिकेंद्र मतलब ऐसा बल जिसकी दिशा केंद्र की ओर हो, अपकेंद्र मतलब जिसकी दिशा अप बाहर हो, ठीक है, अपकीर्ति कीर्ति के बाहर, अपयश यश के बाहर, तो वैसे ही अपकेंद्र जिसकी दिशा केंद्र से बाहर हो, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, r त्रिज्या का, यहां पर कोई m द्रव्यमान का पिंड क्या कर रहा है, गति कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है v, ठीक है। अब एक ऐसा बल इसको पिंड को महसूस हो जो बाहर की तरफ खींचता हो इसे, ठीक है, जिसकी दिशा किधर लगती हो, जिसकी दिशा लगती हो किधर, बाहर की तरफ लगती हो, उसे क्या बोलते हैं हम, केंद्र से बाहर की दिशा में लगता हो, उसको बोलेंगे क्या हम, उसको बोलेंगे हम अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, ठीक है। इसकी दिशा किधर लगेगी, बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ। और दरअसल में ऐसा कोई बल होता नहीं है, यह सिर्फ पिंड का आभास होता है, यह सब कण आभास करती है। जैसे आप किसी गोल गोल घूमने वाले झूले में बैठ जाओ तो आपको लगेगा कि एक बल आपको बाहर की तरफ खींच रहा है, ताकि आप उसके केंद्र में ना गिर जाओ, ताकि आप उसके नाभिक में ना चले जाओ। तो आपको महसूस होता है कि एक बल ऐसा काम कर रहा है जो आपको बाहर की तरफ खींच रहा है।
बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, जबकि ऐसा कोई बल एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कोई बल है नहीं एक्चुअली में। ये सिर्फ महसूस होता है कि आप बाहर की तरफ कोई धक्का चीज दे रही है, ठीक है। तो ये एक आभासी बल होता है जो एक्चुअली में लगता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महसूस होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है कि आपने देखा होगा कि मम्मी लोग घर पे क्या करती हैं, घर पे जो महिलाएं होती क्या करती हैं, वो लोग वो दूध से मक्खन निकालती हैं, ठीक है। तो क्या करती हैं, बिलोती हैं उसको, बिलोना, ठीक है। तो बिलोना कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है, बिलोना, ठीक है। या फिर इसी को कहते हैं हम दूध से मक्खन, ठीक है। या फिर क्रीम निकालने की पद्धति, ठीक है, क्रीम निकालना। ये किसके कारण संभव हुआ है, ये अपकेंद्रण के कारण संभव हुआ है, ठीक है। किसके कारण, अपकेंद्रण। यानी कि हमने देखा हुआ है कि जैसे वो बीच में मथानी से मथती हैं, बिलोती हैं उसे, सॉरी, तो क्या होता है, जो सारी की सारी मलाई होती है, जो सारा का सारा मक्खन होता है, वो किनारे आता रहता है। आपने देखा होगा ना, यानी उसमें क्या लग रहा है, अपकेंद्र, केंद्र से बाहर की तरफ, बीच में मथ रही है तो जो मलाई है वो बाहर आ रही है, फिर उसको उस मथानी से बाहर निकाल लेते हैं और धीरे धीरे वो घी बन जाता है। ये क्लियर कॉन्सेप्ट। तो किसके कारण संभव हुआ है, वो संभव हुआ है किसके कारण से, वॉशिंग मशीन का कॉन्सेप्ट, जो उसमें कपड़े की धुलाई होती है तो बीच से सफाई होती है, वो किनारे किनारे आता रहता है, केंद्र से बाहर की तरफ आता रहता है। ये क्लियर हुआ। तो जब भी ऐसा बल जो महसूस हो कि केंद्र से मुझे बाहर की तरफ धक्का दिया जा रहा है, तो उससे क्या पूछते हैं, फिक्टिशियस फोर्स या अपकेंद्र बल। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि अपकेंद्र बल कैसा बल है, आभासी बल है, वास्तविक बल है, दुर्बल बल है, ऐसी बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। और दिशा पूछ सकते हैं, तो अपकेंद्र बल की दिशा कैसे होती है, केंद्र से बाहर की तरफ। ये क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप सबका। चलिए देखते हैं आगे। हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल के बारे में आपसे पढ़ते हैं, ठीक है। घर्षण बल क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स या फिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, घर्षण बल। आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी वस्तुएं आपस में गति करती हैं तो वो घर्षण के कारण रुक जाती हैं। अब इसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, जानिए इसके बारे में, ठीक है। मैंने कहा ये सतह है कोई, ठीक है, ये कोई सतह है, क्लियर। इस पे कोई आपने छोटी सी एक गाड़ी ली, ठीक है, एम द्रव्यमान की कोई गाड़ी है, ठीक है, ठीक है, v वेग से चल रही है। ये क्लियर हुआ। ये कुछ देर जाने के बाद रुक जाती है, क्यों, क्योंकि इस पर घर्षण काम कर रहा है। प्रत्येक वस्तु पर घर्षण काम करता है जब वो उस पर चिपक के चलती है, जब वो उसको स्पर्श करती है, जब जो चीज उस पर गतिमान है और जिस वे पर गतिमान है, जिस मीडियम पर गतिमान है, उन मीडियम के बीच में और उसके पहियों के बीच में जो सापेक्षिक और आपेक्षिक गतियां होती हैं, उसकी वजह से वो उसकी गति का विरोध करना चाहती है। तो अगर गति इधर है पिंड की, तो घर्षण बल हमेशा उसके विपरीत लगेगा और स्पर्श रेखी लगता है। याद रहेगा कि जब भी किसी पिंड की गति एक दिशा में होती है तो उसके स्पर्श रेखी दूसरी तरफ यानी कि विपरीत दिशा में क्या होगा, विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, घर्षण बल लगेगा। यानी घर्षण बल हर गति का अपोज करेगा। क्या करेगा, घर्षण बल का काम ही है गति का विरोध करना, गति का विरोध करना। तैयार रहेगा, ठीक है। अब सपोज दैट कि अब इसमें कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, गति का विरोध करना या फिर उसमें अवस्था का विरोध करना। ये क्लियर रहेगा, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। पहले मैं इसी के बारे में आपको और समझा दूं कि जो घर्षण बल होता है ना एक्चुअली में, ठीक है, घर्षण बल जो होता है ये सतह पर डिपेंड करता है कि आपकी सतह कैसी है। अगर आप साइकिल लेकर के जाएं, बिल्कुल प्लेन सड़क पर जाते हैं, तो आपको बल कम लगाना पड़ता है। मतलब क्यों, ऐसा इसलिए हुआ तो कि सतह बड़ी चिकनी है। तो सतह दो तरह से हो सकती है पॉसिबल, एक सतह चिकनी हो सकती है, ठीक है, और एक सतह कैसी हो सकती है, रफ यानी कि खुरदुरी हो सकती है। कैसी, खुरदुरी, ठीक है। तो खुरदुरी में आपको अधिक बल लगाना पड़ता है, रफ सरफेस पे आपको तेजी से चलाना पड़ता है जिससे कि आपकी गाड़ी चल सके।
ठीक है, यानी कि चिकनी में क्या होगा, चिकनी में घर्षण बल क्या होगा, न्यूनतम होगा, यानी कि गति क्या होगी, गति अधिकतम होगी। क्या होगी, गति अधिकतम होगी। ये क्लियर। लेकिन खुरदुरी में क्या होगा, खुरदुरी में घर्षण बल क्या होगा, घर्षण बल अधिकतम होगा। जब घर्षण बल ज्यादा होगा तो गति क्या होगी, गति न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी। ये क्लियर हुआ। सतहों पर कैसे प्रभाव पड़ता है, सतह अगर अच्छी होगी तो घर्षण बल कम लगेगा, बहुत कम लगेगा, आप आसानी से ट्रेवल कर जाओगे, यानी कि आपकी पिंड की गति क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। क्लियर। लेकिन अगर सतह खुरदुरी है, रफ सरफेस है, तो आपका क्या होगा, घर्षण बल अधिकतम लगेगा और वस्तु की गति घटती जाएगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन यहीं पर आप जान लो कि जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। कि छोटा पहिया होगा तो कम क्षेत्रफल लगेगा, बड़ा पहिया होगा तो अधिक क्षेत्रफल लगेगा, जिसकी वजह से उस पर घर्षण ज्यादा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। घर्षण एक समान लगता है। घर्षण सतह पर डिपेंड करता है, उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है कि छोटा पहिया होगा तो उस पर घर्षण कम लगेगा और बड़ा पहिया है तो उस पर घर्षण ज्यादा लगेगा क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा उसका, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। ये क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं कि घर्षण कितने प्रकार से संभव है। तो घर्षण मेनली दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला गतिक घर्षण, ठीक है, गतिक घर्षण, और दूसरा स्थैतिक घर्षण, ठीक है, स्थैतिक घर्षण, ठीक है। ये आपको याद रहेगा। गतिक घर्षण को मैं बोलता हूं काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और स्थैतिक घर्षण को स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। गतिक घर्षण बल क्या होता है और स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, इनके बारे में हम आसानी से पढ़ते हैं, ठीक है। गतिक घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण बल, ठीक है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो जब आप उसको पहली बार चलाने का प्रयास करोगे ना तो आपको अधिक बल लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो एक बल लगेगा वो उसकी विपरीत दिशा में काम करेगा, वो उसको उसी अवस्था में बनाए रखने का प्रयास करेगा। यानी आप जैसे सपोज दैट कि कोई बॉल रखी हुई है, ठीक है, तो बॉल को जब बैट से मारोगे आप तेज से, तब वो जोर से जाएगी, धीरे से मारने पर थोड़ी देर बाद फिर रुक जाएगी। क्लियर। घर पे कोई सपोज दैट कि संदूक रखा हुआ है, उसको आपको खींचना है तो आपको अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वस्तु कैसी है, स्थिर अवस्था में है, ठीक है। तो स्थिर अवस्था में वस्तु पर जो घर्षण बल काम करता है उसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, विराम की अवस्था में है, रुकी रखी है, यानी कि उस पर आप जब पहली बार बल लगाओगे तो अधिकतम बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज दैट कि ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने सपोज दैट 5 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, तो वस्तु ने भी 5 न्यूटन का बल लगा दिया, यानी कि अभी ये हिलेगी नहीं जगह से। आपने 10 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, इसने भी 10 न्यूटन का बल लगा दिया, ठीक है। आपने एक मजेदार एग्जांपल बताऊं कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के दोनों पैडल पे अपने पैर रख देते हैं, साइकिल बढ़ती नहीं आगे। क्यों? क्योंकि जो उसका घर्षण बल है, स्थैतिक घर्षण बल, उससे ज्यादा बल वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से साइकिल मूव नहीं कर पा रही है। जैसे ही वो उसके घर्षण बल से, स्थैतिक घर्षण बल से ज्यादा वैल्यू लगा देंगे, अप्लाइड फोर्स लगा देंगे, तो गाड़ी चल देगी। आप पकड़ पा रहे ना बात को? तो उसको क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बल। और इसी की एक विशेष स्थिति पूछी जाती है एग्जाम में, सीमांत घर्षण बल, ठीक है, या सीमांत स्थैतिक घर्षण बल। यानी कि सीमा का अंत, एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वस्तु अपना घर्षण बल बढ़ा नहीं पाती है और ये अप्लाइड फोर्स जो कार्यकारी बल है इसका मान बढ़ता रहता है, लेकिन इसकी एक ऐसी पोजीशन आती है जिसमें अपना बल बढ़ा नहीं पाती घर्षण बल, जिसकी वजह से फिर वो जाने की मजबूरन
परमिशन दे देती है कि जाओ, अब इससे ज्यादा हम घर्षण बल बढ़ा नहीं सकते हैं, आप लेके जाओ इसे। ठीक है, तो आपने 5 न्यूटन का क्या लगाया, कार्यकारी बल लगाया। क्या लगाया, कार्यकारी। ठीक है, ये क्या है, ये कहा मैंने घर्षण बल है। ठीक है, तो आपने 5 न्यूटन का लगाया, घर्षण बल भी 5 न्यूटन बढ़ गया। वस्तु हिलेगी नहीं, आपकी औकात तो हिला के दिखा दो। कार्यकारी बल आपने 10 न्यूटन का लगाया, घर्षण बल 10 न्यूटन का लग गया। आपने कार्यकारी बल 15 न्यूटन लगा दिया, घर्षण बल भी 15 न्यूटन बढ़ गया। अब आप थकने लगे, लेकिन आपने एक जोश और लगाया और इसको बढ़ा दिया, 20 न्यूटन कर दिया। इसने हाथ जोड़ लिए कि अब हम घर्षण बल बढ़ा नहीं सकते, आपको जहां ले जाना हो वहां लेके जाओ। यानी कि अब ये नतमस्तक हो गई और ये गाड़ी चल देगी। अब ये बात समझ में आई आपको कि यानी एक सीमा के बाद वस्तु घर्षण बल अप्लाई नहीं कर सकती है। तो वो सीमा क्या है, 15 न्यूटन की, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीमांत घर्षण बल। यानी कि क्या होती है, सीमांत घर्षण बल पे बिल्कुल वस्तु रेडी हो जाती चलने के लिए कि अगर सामने वाले ने इससे ज्यादा बल लगाया तो मैं इसके बाद अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, इसके हवाले कर दूंगी और चल दूंगी इसके साथ में। ठीक है, लेकिन स्थैतिक घर्षण बल में अपने मान को बढ़ाती रहती है, चेक करती रहती है आपके पोटेंशियल। जैसे एग्जाम क्या करता है, आपके पोटेंशियल चेक करता है कि 100 क्वेश्चन देगा, आप 70 कर पाओगे, 80 करेगा वो 90 बढ़ाएगा मेरिट, आप भी बढ़ाते रहो अपनी। तो एक स्टेज के बाद वो बंद हो जाएगा कि हम नहीं बढ़ा सकते अपने आप, लेकिन आपके अंदर मादा है कि आप 100 में 100 ला सकते हो। ठीक है, तो वहां पर क्या होती है, सीमांत घर्षण की स्थिति होती है। क्लियर। तो आपसे पूछेगा कि सीमांत घर्षण की स्थिति में क्या होता है, तो वस्तु बिल्कुल चलने वाली होती है। ठीक है, वस्तु बिल्कुल रेडी होती है कि मूव करने के लिए, अब मैं रेडी हूं। क्लियर, ये बात समझ आ गई। स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, इसको लिखते किससे हैं, इसके स्थैतिक घर्षण बल को क्या लिखते हैं, म्यू एस से। किससे, म्यू एस से लिखते हैं। तो एफ एस बराबर, एफ एस क्या है, स्थैतिक घर्षण बल, म्यू एस tan थीटा, ये लिख लो कहीं पर। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल बराबर क्या होगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस और tan थीटा। क्लियर रहेगा। अच्छा, गतिक घर्षण बल क्या होगा, गतिक घर्षण बल का क्या मतलब होता है कि जब भी एक बार आपकी साइकिल चल दी, अब आपको उसको गति में बनाए रखने के लिए बहुत कम बल की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी क्यों, क्योंकि एक बार गति में आ जाने से उसकी स्थिरता भंग हो गई, उसका स्थायित्व भंग हो गया। अब आपको कम बल की आवश्यकता लगाने के लिए होगी। यानी कि हमेशा याद रखना कि जो गतिक घर्षण बल होता है, गतिक घर्षण बल होता है वो हमेशा कम होता है किससे, स्थैतिक घर्षण बल से। ठीक है, याद रहेगा। तो जब भी वस्तु गतिमान हो तो गतिमान वस्तु पर जो भी घर्षण बल लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल का मान हमेशा स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। क्लियर, यानी कि आप बात समझ गए। तो इसको लिखते किससे, हम इसे लिखते हैं एफ के से, एफ के से, एफ के बराबर म्यू के tan थीटा। याद रहेगा। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेते हैं। ठीक है, बस 2 चीजें आपके सामने और बची हैं कि इसी में क्या होता है, सर्पी घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल क्या होता है वो आप समझ लीजिए। तो यहां से टॉपिक ये वाला क्लियर हो जाएगा और आपको वीडियो समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, कोशिश करना लाइक की, शायद हो ही जाए। ठीक है, हाथ आपके वहां तक पहुंच ही जाए। ठीक है, तो लोटनिक घर्षण बल, इससे बहुत पूछते हैं, लोटनिक घर्षण बल और सर्पी घर्षण बल। ठीक है, लोटनिक घर्षण बल और सर्पी घर्षण बल। तो आपने देखा होगा, सपोज दैट कि किसी वस्तु को आप फिसला करके, किसी वस्तु को घसीट करके लाओ जिससे उसका अधिकतम सरफेस उसके साथ में आ जाए। ठीक है, सपोज दैट सिलेंडर है तो आप एक तरह से उसको लुढ़का करके पैर से ले आ सकते हो या उसको घसीट करके लेके आओ मूर्खों की तरह। ठीक है, तो जब भी वस्तु को स्लाइड करके लेकर के आओ, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब भी वस्तु स्लाइड करके आए, ठीक है, फिसल करके आए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि रोल करके आती है ये। तो जब भी कोई वस्तु लुढ़क करके आएगी तो उसकी गति लोटनिक गति हो जाएगी। जब भी कोई वस्तु सरक करके आएगी तो उसकी गति क्या हो जाएगी, उसकी गति स्लाइडिंग हो जाएगी। तो जब भी कोई वस्तु सरक करके आएगी तो उस पे जो घर्षण बल काम करेगा वो सर्पी घर्षण बल है।
जब भी कोई वस्तु लुढ़क करके आएगी तो उस पे जो घर्षण बल काम करेगा वो लोटनिक घर्षण बल है। ठीक है, याद रखना हमेशा कि लोटनिक घर्षण बल सर्पी घर्षण बल से क्या होता है, कम होता है। यानी कि लोटनिक घर्षण बल में आपको कम बल लगा करके वस्तु को गतिमान करने की आवश्यकता होती है। याद रखना यह चीज कि लोटनिक घर्षण बल का मान हमेशा इससे कम होता है। किससे, सर्पी घर्षण बल से। बहुत पूछते हैं, ठीक है, सर्पी घर्षण बल से कम होता है। यानी किसी वस्तु को लुढ़काना उसको सरकाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है, क्योंकि उसका घर्षण बल उसके घर्षण बल से कम होता है। ये क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। चलिए, मैंने कोशिश की थी कि आपको छोटी सी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आप पढ़ते रहिएगा, चीज़ों को नोट्स बनाते रहिएगा। ऐसे मैं छोटे से वीडियो लेकर के आऊँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ठीक है, धन्यवाद।